तो आज हम बात करेंगे बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज के हवाले से। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है, अरे वो टॉपिक हम लिख सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ आज हम बात करेंगे बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज के हवाले से। अच्छा, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज में सबसे पहली और सबसे बुनियादी प्रॉपर्टी जो हमारे पास लिखी हुई है वो है दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। हर प्रॉपर्टी के बारे में एक बात है, उस प्रॉपर्टी को ऐसे ही मुंह से नहीं बता दिया गया बल्कि एक्सपेरिमेंट के जरिए साबित किया गया है। तो हम आपको बताते चलेंगे दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कैसे पता चला? क्योंकि कैथोड रेज जो कि नेगेटिवली चार्ज होती हैं, ये मूव करती है स्ट्रेट लाइन में टुवर्ड्स एनोड, एंड एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज। दैट्स हाउ हमें पता चला कि कैथोड जो है, कैथोड रेज जो है वो नेगेटिवली चार्ज। क्लियर है? जी सर। यस सर। ठीक है, दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट, दे प्रोड्यूस शेडो। दे प्रोड्यूस shadow of objects placed in their paths। दूसरी चीज क्या है कि भाई ये शेडो कास्ट करते हैं या ये शेडो बनाते हैं। अच्छा, किस चीज का शेडो बनाते हैं बेटा? जो इनके रास्ते में कोई भी चीज आ जाए। ठीक है ना? जैसे कि अब यहाँ पर देखो, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में क्या दिया है कि कैथोड दिया, कैथोड से रेडिएशंस निकली और उन्होंने जाकर एनोड पर हिट किया। एनोड को बजाय कॉर्नर पे रखने में पिछले एक्सपेरिमेंट की तरह इन्होंने एनोड को थोड़ा सा आगे कर दिया, पीछे खाली जगह छोड़। जब एनोड से कैथोड रेस टकराई, अच्छा एनोड के साथ ही, एनोड के बिल्कुल करीब ही इन्होंने एक हल्का सा पंखा लगा दिया। देख रहे हो ब्लू कलर से, ये डायग्राम में नजर आ रहा होगा। ये बहुत ही लाइट वेट सा इन्होंने एक पंखा लगाया था। तो जैसे ही कैथोड रेज ने ये इसको हिट किया, वैसे ही क्या हुआ, यहाँ पर पूरे में, इस पूरी ट्यूब में ग्लो प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, इस पूरी ट्यूब में ग्लो प्रोड्यूस हुआ। जब ग्लो प्रोड्यूस हुआ, ग्लो से मुराद बेसिकली चमक है। ठीक है ना? यहाँ पे मैं इसका, ग्लो से मुराद यहाँ पर चमक है। यहाँ पर मेरी ग्लो से क्या मुराद है? ग्लो से मुराद है यहाँ पर चमक है। अच्छा, ये जो ग्लो प्रोड्यूस हुआ था ये लाइट ग्रीन कलर का था। इसमें पूरी ट्यूब को लाइट ग्रीन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे पूरी ट्यूब में लाइट ग्रीन सा कलर पूरी ट्यूब में आ गया। ठीक है, इस पूरी ट्यूब में। और अब आपको एक बात पता है कि बेटा, जब हम किसी रेडिएशन को मतलब कोई जैसे अभी आपके कमरे में कहीं लाइट जल रही होगी, अगर उस लाइट के रास्ते में आप अपने हाथ को रखें तो आपके पीछे हाथ का शेडो बनता है। वैसे ही इस ग्लो के रास्ते में ये पंखा था, तो इस पंखे का शेडो यहाँ पीछे की तरफ बन गया। ठीक है, यहाँ पर पीछे की तरफ पंखे का शेडो बन गया। तो इससे ये पता चला, इससे हमने इस बार एक नतीजा निकाला कि क्या, कि कैथोड रेज आर मटीरियल इन नेचर। कैथोड रेज मटीरियल नेचर की होती है। इस बात से क्या मतलब है सर कि कैथोड रेज मटीरियल नेचर की होती है? देखो बेटा, जो चीज इममटीरियल होती है ना, दो चीजें होती है, मटीरियल या इममटीरियल। जो चीज बेटा मटीरियल होती है ना, वो हमेशा
शेडो कास्ट करेगी। यानी कि मटेरियल का मतलब ये है कि वो आपके, सही है, आपके हाथ में से पास नहीं होगा। ये बात मेरी याद रखिएगा। इतने जैसे मटेरियल कोई भी चीज होगी, लेकिन जो भी चीज मटेरियल होगी वो आपके हाथ में से पास नहीं होगी। जैसे एक्सरेज है, हम अक्सर अपनी बोन्स का और मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स का एक्सरे करवाते हैं। तो एक्सरे क्या होती है? एक्सरे बेसिकली हमारी बॉडी में से हमारे रेडिएशन हमारी बॉडी में से पास हो जाती है। एक्सरे ये चीज़ है। तो क्यों? क्योंकि एक्सरे इममटीरियल नेचर की होती है। ठीक है, एक्सरे इममटीरियल नेचर की होती है। अच्छा, इसके साथ हम यहाँ लिख लेते हैं बिकॉज मटेरियल हमने कैसे जज किया? बिकॉज दे कास्ट शेडोज। उन्होंने शेडोज बनाए, इससे हमने ये बात मालूम करी कि यार ये जो है ना मटेरियल नेचर के। क्योंकि अगर देखो, अगर हमारी हाथ का या हमारी किसी बॉडी पार्ट का शेडो बनता है तो वो क्यों बनता है? कि लाइट की रेडिएशन आ रही है, वो हमारी बॉडी से टकरा कर बाउंस बैक हो रही है। अगर वो हमारी बॉडी से पास होकर पीछे चली जाती तो क्या शेडो बनता? हाँ या नहीं? नो सर। नो सर। वेरी गुड। शेडो बन ही इसी सूरत रहा है कि वो लाइट की रेडिएशन हमसे टकरा कर बाउंस बैक हो। सबको बात समझ में आ गई? जी सर। इसका जी सर। पे दूसरी जी प्रॉपर्टी जी सर। स्क्रीनशॉट ले लें और फिर दूसरी प्रॉपर्टी भी चलते हैं। ले लिया? यस सर। यस जी सर। सर। और तो सही। और स्क्रीनशॉट्स आप लोग ग्रुप में भी शेयर कर दिया करें। मेरा वाला जो हमारा एक दूसरा ग्रुप बना हुआ है उसकी। अच्छा, अब ये देखो, ये जो डायग्राम तुम्हारे सामने है, ये प्रॉपरली प्रैक्टिकल की एक्सपेरिमेंट में ली गई डायग्राम। तो देख लो, ये आगे की तरफ यहाँ पर ये पंखा रखा हुआ है सॉलिड, और जब ये ग्लो प्रोड्यूस हुआ तो उस ग्लो की वजह से इस पंखे का, ये देखो पीछे की तरफ यहाँ पर ये जो आ रहा है, ये क्या आ रहा है? ये पीछे की तरफ इसका शेडो आ रहा है। ये प्रॉपर एक्सपेरिमेंट, कैथोड का एक्सपेरिमेंट करवाते वक्त कैथोड रे का, ये उस वक्त की ली गई तस्वीर। आज से मतलब 1876 की तस्वीर नहीं है, ये बहुत बाद में ली है जब कैमरा वैमरा इजाद हो गया, लेकिन ये ली एक्सपेरिमेंट करते वक्त ही। क्लियर है? जी सर। जी सर। आगे चलते हैं। अच्छा जी, अगला पॉइंट क्या है? दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस। तीसरा पॉइंट आ रहा है, दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस किसे कहते हैं बेटा? चमक। फ्लोरेसेंस कहते हैं बेटा चमक को, या इंग्लिश में अगर इसका तर्जुमा निकाले तो फ्लोरेसेंस कहते हैं बेटा ग्लो को। जब ये लाइट की रेडिएशंस कैथोड से निकलकर स्ट्रेट ट्रैवल करके एनोड की तरफ जाती हैं, जब ये एनोड से टकराती हैं तो ग्लो प्रोड्यूस होता है, ट्यूबलाइट हमारी जलती है। ये हम कल भी बात कर चुके हैं। देखो यहाँ पर भी एक डिस्चार्ज ट्यूब ली हुई है, और उस डिस्चार्ज ट्यूब में किस तरह का ग्लो नजर आ रहा है आपको? यहाँ नजर आ रहा होगा आपको ग्रीन कलर का ग्लो। ऐसा ही है बेटा? जी सर। अच्छा, अगली बात क्या लिखी है? दे इंक्रीज टेम्परेचर वेयर दे स्ट्राइक। ये जहाँ कहीं भी टकराते हैं वहां पर ये अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, शोइंग दैट दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। सॉरी, showing that they carry काइनेटिक एनर्जी। बेटा हमने गैसेस में चैप्टर 2 में एक बात पढ़ी थी कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर।
यानी अगर किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाऊंगा तो उस बॉडी के टेम्परेचर भी बढ़ता है। हम जब बहुत ज्यादा भागते हैं तो भागने के बाद हमारी बॉडी थोड़ी गर्म होती है। जी सर। यस सर। ये रेडिएशन भी जब भी किसी चीज से टकराती हैं, चाहे वो डिस्चार्ज ट्यूब की बॉडी हो, जैसे यहाँ पे ये टॉप बॉडी बॉटम बॉडी बॉडी से टकराते हैं तो ये गर्म हो जाते हैं। आप लोग आसान लफ्जों में ये समझ सकते हैं कि वर्किंग करते वक्त ट्यूबलाइट गर्म होती है बेटा। जी। जी सर। ये इंडिकेट कर रहा है कि इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि टेम्परेचर उसी सूरत बढ़ सकता है जब काइनेटिक एनर्जी हो। ये हमारे रिलेशन ऑलरेडी पता है। क्लियर है ना? तो जरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलो। ले लिया? जी सर। जी सर, ले लिया। आगे चलते हैं। अच्छा, दे हैव काइनेटिक एनर्जी, इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, तो दे टेंड टू प्रोड्यूस मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक ऐसी एनर्जी होती है जो एसोसिएट होती है मूवमेंट के साथ, एसोसिएटेड विद मूवमेंट। ये मूवमेंट के साथ एसोसिएट करती है, यानी कि अगर किसी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी है, व्हेन वी से कि किसी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी है, तो इट मींस वो बॉडी मूव कर रही है। फिर कह रहा हूँ, अगर हम कह रहे हैं कि किसी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी है तो इट मींस वो बॉडी मूव कर रही है। ठीक है। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ कैथोड रेज हैव काइनेटिक एनर्जी। ये हमने पिछले पॉइंट में साबित कर दिया टेम्परेचर वाली बात से। अब जब कैथोड रेज हैव काइनेटिक एनर्जी, कैथोड रेज के अंदर काइनेटिक एनर्जी है, सो दे मस्ट हैव, तो फिर उनके अंदर मैकेनिकल पावर भी होगी। अब ये क्या बात है सर, काइनेटिक एनर्जी है तो मैकेनिकल पावर है। व्हाट इज मैकेनिकल पावर? तो बेटा मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखो, आप जब भागते हो तो आपकी बॉडी गर्म होती है, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी है। सही है ना? अब मैं खड़ा हुआ हूँ और आप भागते हुए आओ और जोर से मुझसे टकरा जाओ, तो आपके मुझसे टकराने के बाद क्या होगा? आप गिर जाएंगे। मैं गिर जाऊंगा। या अगर चलो मैं गिरा नहीं भी, तो कम से कम अपनी जगह से हिल तो जरूर जाऊं, स्टेशनरी नहीं रहूंगा। सही है ना? अच्छा, ये इंडिकेट कर रहा है, यही जो एग्जांपल मैंने आपको दी, ये दी है मैकेनिकल पावर की example। बेटा असल में जब किसी चीज में काइनेटिक एनर्जी होती है ना, अगर किसी चीज में काइनेटिक एनर्जी है, अगर है, तो उस बॉडी में मैकेनिकल पावर होती है। मैकेनिकल पावर से क्या मुराद है? यानी कि वो काइनेटिक एनर्जी अपनी किसी दूसरी चीज में ट्रांसफर कर सकता है। और जब वो अपनी काइनेटिक एनर्जी किसी दूसरी चीज में ट्रांसफर करेगा, तो मैकेनिकल पावर होने की वजह से, यानी कि काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से वो भी चीज मूव करेगी। वो चीज भी, दोबारा बोल रहा हूँ, वो चीज क्या करेगी? मूव करेगी। अब यहाँ देखो, यहाँ इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करवाया है। इस एक्सपेरिमेंट से तुम्हें बात समझ में आ गई। इस तरफ इन्होंने लिया कैथोड, यहाँ लिया इन्होंने एनोड। रास्ते में इन्होंने एक बच्चों की खिलौने में अक्सर बहुत छोटे छोटे से पंखे लगे हुए होते हैं ना, एक इतना हल्का इन्होंने एक पंखा लिया और वो एनोड और कैथोड के बीच में रख दिया। जब कैथोड रेज निकली एनोड की तरफ ट्रेवल करते हुए गई, एनोड पर जाकर टकराने लगी, तब ये फैन रोटेट हुआ। फैन रोटेट हुआ। अब इसके रोटेट होने से हमें क्या पता चल रहा है? इफ द फैन रोटेट्स, अगर एक स्टेशनरी फैन रोटेट कर रहा है, द ओनली पॉसिबल सब्सटेंस which give it energy to मूव करने की जो एनर्जी, ओनली पॉसिबल वे नजर आ रहा है, इज कैथोड रे। वो क्या है? वो कैथोड रे है, क्योंकि कैथोड रे ही इसको एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है और तो कोई चीज इसको एनर्जी दे नहीं सकती। तो
तो इससे हमने कहा कि भाई कैथोड रे के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है जो कि मैकेनिकल पावर जनरेट करती है, यानी किसी दूसरी चीज को भी मूव करवा सकती है। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? जी सर। जी सर। आखिरी बात, चार्ज टू मास रेशियो। इसके बाद तो मतलब मैं थॉमसन साहब का फैन हो गया, ये काम किया था थॉमसन साहब ने। इन्होंने मालूम किया इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो, जिसे हम क्या कहते हैं, E/n। ये रेशियो मालूम किया था इन्होंने। तो आप बोलो सर ये कौन सी कोई मुश्किल बात लग रही है आपको, चार्ज टू मास रेशियो निकालना? भाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप रखें और उसको इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड कर दें, चार्ज टू मास आ जाएगा। सर ये कौन सा मुश्किल काम हुआ जो आप इनकी इतनी तारीफ कर रहे हैं? अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये मुश्किल काम कैसे है। इसका आंसर बताना है 12/4 का। 3 3 और 12/6 का, 2 2 12/2 का, 6 6 12/3 का। 4 4 अब बात है, मैथमेटिक्स तो अच्छी है यार तुम लोग की। तो जरा मुझे बताना A/B क्या हो? AB। पता नहीं। क्या हुआ, मैथमेटिक्स तो अच्छी थी तुम लोगों की। A B की पावर -1। तो वो तो यही बता दिया तुमने जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, बताया तो बताया नहीं। तो सर है ही यही, क्या बताएं? कि कुछ तो बताए ना, मतलब क्या ये कोई मजा 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 चल रहा है, मतलब ऐसी A/B पावर -1। कुछ सोचो, कुछ निकालो। तुम लोग तो इंजीनियरिंग वाले हो, हमारा इंजीनियरिंग क्यों ना तुम। जी सर। तुम नहीं बता पाओगी तो फिर क्या फायदा इंजीनियरिंग पढ़ने का? सर वैल्यू तो पता होनी चाहिए, A B का क्या करें? हाँ ये बात। सर असल में इसका आंसर इसलिए नहीं बताया जा पा रहा क्योंकि A और B की वैल्यू नहीं पता सर, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल हैं। अब मैं तुमसे कहूं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो बताओ, यानी कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज और इलेक्ट्रॉन को मास को डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो बताओ, लेकिन ना मैं तुम्हें चार्ज की वैल्यू बताऊं ना मास की वैल्यू बताऊं, बता सकते हो? नो सर। सर पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। थॉमसन साहब ने यही तो किया है। जिस वक्त थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो डिस्कवर किया था या मालूम किया था, उस वक्त उस दौर में इलेक्ट्रॉन का ना ही चार्ज पता था ना ही मास पता था। अब ये कैसे कर लिया, कैसे का जवाब तो नहीं दूंगा क्योंकि वो बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन है, और फिर सेकेंड ईयर की फिजिक्स में इसका थोड़ा बहुत झलक है तो वहां पर इसको पढ़ भी लोगे। मैं सिर्फ थोड़ा सा बता देखा? दूं इन्होंने किया क्या था। इन्होंने ये करनी है कि ये तो वो नहीं है जो मैंने रख माइक दी है बंद खोल करो। के। ये बनी है, ये बनी है ना। इन्होंने कैथोड से रेडिएशन निकाली जो गई सीधे एनोड की तरफ। ये आ गया एनोड। एनोड में इन्होंने बीच में कर दिया एक सुराख ताकि कुछ कैथोड रेज जो है ना वो एनोड के बीच में से पास हो जाए। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बाहर एक बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की, पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करना कोई मुश्किल बात नहीं है, आप भी घर बैठे कर सकते हैं। बस क्या करना है, दो मेटल की प्लेट्स लो, उनको बैटरी से जोड़ दो और उनके दरमियान करंट पास करा दो, तो उनके बीच का जितना भी हिस्सा होगा वो सारा इलेक्ट्रिक फील्ड के हिस्से में आ गया। तो इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की। अब जैसे ही ये कैथोड रेज जिन पर नेगेटिव चार्ज था ये इलेक्ट्रिक फील्ड के असर में आई, तो एक तरफ था नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक प्लेट का, एक तरफ था पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक प्लेट का। तो ये बेंट हो गई टूवर्ड्स, कहाँ बेंट हो गई, टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, ये बेंट हो गई। इस तरीके से एक बड़ा सा आर्क बना। इन्होंने उस आर्क का रेडियस कैलकुलेट किया और फिर उस रेडियस कैलकुलेट करने की मदद से, रेडियस की मदद से
इन्होंने चार्ज टू मास रेशियो निकाला, मैं पूरी डेरिवेशन पे नहीं जा रहा। इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशियो 1.7588 एक्सपोनेंट 8 कूलम्स पर ग्राम आया। फिर 1909 में मेलिकन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने एक एक्सपेरिमेंट के जरिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम किया, वो था 1.6 एक्सपोनेंट -19। फिर मजीद कुछ एक्सपेरिमेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए इलेक्ट्रॉन का मास मालूम किया गया, तो वो आया 9.11 एक्सपोनेंट -28। जब दोनों को डिवाइड किया गया तो एग्जैक्टली वही आंसर आया जो थॉमसन ने बताया था। यानी कि थॉमसन ने जो वैल्यू कैलकुलेट की थी वो बिल्कुल सही थी, गलत नहीं थी। समझ गए? जी सर। ये है चार्ज टू मास रेशियो। अब एक काम करो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्लास ऑफ करो। सारी प्रॉपर्टीज हो गई हैं इलेक्ट्रॉन की, यानी कैथोड रेज की। अब इंशाल्लाह कल की क्लास में हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में पढ़ेंगे। सर ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है बेटा, चलिए फिर बाकी अब क्लास ऑफ कर रहे हैं और ग्रुप पे स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया करें लाजमी तौर पर। बाकी बात इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में होगी। मेरे वाले ग्रुप पे करना। अल्लाह हाफिज़।